अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नीनी। और आज मैं मौजूद हूं दास्तान सराय, जो कि अशफाक अहमद और बानो कुदसिया यानी कि बानो आपा का घर था। लेकिन आप सब जानते ही हैं कि वो अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं दोनों। और बहुत बड़े लोग थे, बहुत ज़बरदस्त लोग थे। उनकी तहरीरें और सब ड्रामे बहुत लोगों ने देखे हुए होंगे। तो इस वक्त हम मॉडल टाउन में मौजूद हैं और जा रहे हैं उनकी आखिरी आरामगाह की जानिब। तो मैंने सोचा कि मैं आपको उनका घर दिखा दूं, एक व्यू। और उनके घर को दिखाने की वजह ये नहीं थी कि बहुत कोई आला कंस्ट्रक्शन या कोई बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट जगह है। मकसद ये था कि उनके घर का नाम, जो क्योंकि दोनों क्रिएटिव थे और दोनों का ताल्लुक़ लिखने से था, तो मैंने कहा आपको उनके घर का नाम दिखाऊं, जो कि दास्तान सराय है। तो चलिए चलते हैं उनकी आखिरी आरामगाह की तरफ। दोस्तों, आज धूप निकली हुई है, शुक्र है। और काफ़ी दिनों बाद धूप निकली है तो मौसम कुछ बेहतर हुआ है, वरना शदीद ठंड हो रही थी। खैर, ठंड अभी भी है क्योंकि हवा चल रही है और बहुत ठंडी यख हवा है, जिसकी वजह से धूप काम तो कर रही है, लेकिन बाहर निकल के आपकी कुल्फ़ी जम जाएगी अगर आप बाहर निकलेंगे इस वक्त तो। और हमको निकलना इसलिए पड़ता है ताकि हम आप तक वीलॉग्स लेके आएँ अपने नए। अच्छा दोस्तों, दास्तान सराय का मतलब है कहानी घर। तो वैसे तो वो अच्छी एक उन्होंने घर बनाया हुआ है और अभी अभी रिसेंटली उनका घर रेनोवेट भी हुआ है। मेरा मकसद ये था कहने का कि उनके घर से ज़्यादा उनका जो नाम है घर का, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं ये बताने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने कहा मैं अपनी तस्हीह कर दूं और आपको भी बता दूं कि मैं क्या कहना चाह रही थी। तो दोस्तों, हम इस वक्त आ चुके हैं कब्रिस्तान जी ब्लॉक, मॉडल टाउन लाहौर, जहाँ पे बानो आपा और अशफाक अहमद साहब की आखिरी आरामगाह है। और हम वहाँ पे चलते हैं, फिर आपको उनके बारे में भी कुछ बताते हैं और उनकी आखिरी आरामगाह भी आपको दिखाते हैं। वैसे मैं ये देखती हूँ, बल्कि मैं अपनी भी बात करूँगी, हम सब इंसान इतने ज़्यादा गुरूर और बदला और गुस्सा, पता नहीं किस किस चीज़ में हम लोग अपनी ज़िंदगी का बेशतर वक्त ज़ाया कर देते हैं। और ये भी नहीं सोचते कि हम दुनिया में बहुत सारे वक्त के लिए नहीं आए हैं। एक महदूद टाइम है, उसमें हम गुजार के और अपनी परफॉर्मेंस लेके जाएंगे वहाँ पे, जिसकी रिपोर्ट हमें वहाँ पे मिलेगी ऊपर जाके, अल्लाह ताला के पास जाके। तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगी। मैंने ख़ुद भी बहुत कोशिश की है इस चीज़ की कि जितना अच्छा होगा हम दूसरों को माफ़ कर दें और बातों को जाने दें और मिल के रहें। आपस में रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, बहन भाई हैं, माफ़ कर दें एक दूसरे को। क्योंकि फिर जब वक्त गुजर जाता है और उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं होता रोने का और अफसोस करने का, क्योंकि जाने वाले कभी वापस नहीं आते और हम उनसे कभी वो बात नहीं कर सकते जो कि हमें उनकी ज़िंदगी में या अपने ज़िंदा होते हुए कर लेनी चाहिए। तो जनाब, हम इस वक्त आ चुके हैं बाबा जी अशफाक अहमद की आखिरी आरामगाह पे। तो मैं आगे चल के फिर आपको दिखाती हूँ और फातिहा भी पढ़ते हैं हम फिर।
असली आरामगाह बाबा जी की, जिनको हम अशफाक अहमद साहब के नाम से जानते हैं। और अशफाक साहब के बारे में कुछ भी बताना जो है वो जाहिर है कि इतना ज़्यादा उनको लोग जानते हैं और उनके बारे में सबको पता है, लेकिन कुछ बातें जो है ना बतानी मैं समझता हूँ कि ज़रूरी। एक तो ये कि अशफाक साहब जो थे, अशफाक अहमद खान इनका नाम था, और ये मोहम्मद कबीले वाले जो पठान होते हैं ना, उस कबीले से इनका ताल्लुक है। तो एथनिकली ये पठान थे, लेकिन ये पैदा हुए थे तीर मुख्तसर एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि फरीदकोट और फिरोजपुर के दरमियान में। फिरोजपुर का मतलब है फिरोजपुर रोड वाला जो फिरोजपुर है, उसूर से कुछ किलोमीटर बाद सरहद पार इंडिया में यहाँ पे फिरोजपुर है। फिरोजपुर के बाद फरीदकोट आता है, और फरीदकोट के बाद आता है पीर मुख्तसर डिस्ट्रिक्ट जो है, वहाँ ये पैदा हुए थे। और बानो आपा जो इनकी मिसेस थी वो पैदा हुई थी फिरोजपुर में। तो 1948 में ये लोग मिले थे गवर्नमेंट कॉलेज में जब स्टूडेंट थे। अशफाक साहब क्योंकि उस वक्त वो एमए कर रहे थे गवर्नमेंट कॉलेज से, तो ये लोग वहाँ मिले गवर्नमेंट कॉलेज में, और फिर जाहिर है जो भी हुआ वो सबको पता ही है। अशफाक साहब सिर्फ ड्रामा निगार नहीं थे, बहुत अच्छे स्पीकर थे, और उनकी बहुत सारी किताबें, मैंने उनकी पहली किताब पढ़ी थी सफ़र दर सफ़र, बहुत साल पहले। तो उसके बाद से मुझे फिर मैंने कोशिश की कि मैं उनको समझने की कोशिश करूं। तो मैंने जो ज़्यादा अशफाक साहब की शख्सियत को समझा, उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि ज़हीन या बहुत ज़हीन या इंटेलेक्चुअल होने के बाद भी आप सादा इंसान हो सकते हैं और सादा तरीके से दुनिया को देख सकते हैं। एक तो ये अप्रोच मुझे समझ में आई अशफाक साहब की, कुछ चीज़ें पढ़ के और कुछ उनकी चीज़ें सुन के। जैसे उन्होंने कहा कि एक दफ़ा हम बचपन में सिंगाड़े कोई बेच रहा था, तो हमने सोचा कि इतने डार्क कलर के, इतने ब्लैक कैसे होते हैं सिंगाड़े। तो हमें समझ नहीं आया, हम सोचते थे यार इतने गहरे काले रंग की तो कोई चीज़ होती ही नहीं है, तो ये कैसे हैं। तो हमें एक दिन हमने सिंगाड़े वाले से पूछा कि भाई ये इतने काले क्यों हैं। तो उसने कहा कि वो रंग जब मैं उबालता हूँ तो रंग डाल देता हूँ इसमें। तो यानी चीज़ें ज़िंदगी में, उन्होंने कहा चीज़ें इतनी सिंपल होती है, हम पता नहीं क्यों उस पर इतनी दकीक और अमीक सोच रख के और फिर उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। एक तो ये बात कि इंसान बहुत सादा भी हो सकता है और बहुत ज़हीन भी हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो लोग भी मशहूर हो जाते हैं, जो आम लोगों से ज़्यादा जिनको मौका मिल जाता है, एक्सपोजर मिल जाता है, तो उन्हें लगता है कि वो ज़मीन पे नहीं रहते, 2 फुट ऊपर रहते हैं। तो ये ज़मीन से लगे हुए जो लोग हमारे यहाँ गुजरे हैं, बड़े लोग भी थे, जानते भी थे। फिर इनकी जो सबसे खूबसूरत चीज़ है, 1962 से शायद 65 तक चला है तलखीन शाह रेडियो पे प्रोग्राम, और वो इतना मशहूर है कि आज तक लोग उसकी बात करते हैं कि तलखीन शाह एक कैरेक्टर था जो माशरे की इस्लाह पर और लोगों को सही चीज़ें बताने और माशरती इस्लाहात के ऊपर बात करता था और तनकीद भी करता था, लेकिन बताता भी था लोगों को। तो वो कैरेक्टर खुद प्ले करते थे अपनी आवाज़ से अशफाक साहब, इन्हीं की आवाज़ होती थी और तलखीन शाह यही बनते थे, लिखा हुआ भी इन्हीं का होता था। बाकी जो ड्रामे, मैं 2 ड्रामे मुझे बहुत ज़्यादा मुझे इंस्पायर किया। एक बंदर जाति की मामता और एक जो है वो फहमीदा की कहानी उस्तानी राहत की रवानी। वो बहुत आला ड्रामा था। ये आप देख सकते हैं, मतलब इतना कोई जिंदगी से भरपूर, जिंदगी के करीब, और जिंदगी को कोई शख्स जो महसूस कर सकता है, जिंदगी को, इंसानी रिश्तों को, माशरत को, तकाबली जायजा, तबकाती फ़र्क का, लोगों के रिएक्शंस, अंदर ही अंदर पकने वाले लावे, जहनों में पैदा होने वाला तनाव जो माशरती फ़र्क की वजह से पैदा हुआ है, हैसियत की वजह से पैदा हुआ है, उसकी इतनी खूबसूरत अक्कासी और इतना बेहतरीन तरीके से लिखना, ये अशफाक साहब का कमाल था। और ज़ाहिर है कि अशफाक साहब बहुत ज़बरदस्त राइटर थे और बहुत ज़बरदस्त स्पीकर थे, तो उन्होंने यकीनन बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी पे बहुत सारे मुस्बत असरात छोड़े। बहुत एजुकेशन में भी रहे, फेडरल मिनिस्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी, और कई इनको एजाज़ात भी से नवाजा गया, और इन्होंने बहुत सारा काम अदब और तालीम के लिए किया है। अच्छा, बाबा जी की कब्र यानी कि अशफाक अहमद साहब की आखिरी आरामगाह पे लिखा हुआ है, अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन। यहाँ पे परिंदों के लिए बाजरे का भी इंतज़ाम किया गया है ताकि परिंदे यहाँ पे आएँ तो वो अपनी खुराक हासिल कर सकें। ये मुझे बहुत अच्छा तरीका लगा। वैसे तो लोग प्यालों में रखते हैं, लेकिन ये एक मुझे अच्छा तरीका लगा। अच्छा, इनकी एक किताब है ज़ाविया, वो भी ज़िंदगी के देखने का जो उनका ज़ाविया था
और उनके जो दीगर तजुर्बात थे वो उस पे उनके वो किताब उन्होंने लिखी है। तो वो किताब आप ज़रूर पढ़ें और आपको पढ़ के वाकई में बहुत नॉलेज हासिल होगी। और जो हमारी एक हमको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती उनके बारे में आगाही हासिल होगी आप लोगों को। तो दोस्तों ये है बानो कुद्सिया यानी बानो आपा की आखिरी आरामगाह। इनका इंतकाल हुआ था 2017 में फरवरी में। अच्छा, इनके बारे में एक बहुत मज़ेदार मैंने एक वाक़या इन्हीं की ज़बानी सुना था। वाक़या कुछ यूँ है कि बानो आपा जो हैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई थी और कैनेट कॉलेज से आई थी ये लाहौर कॉलेज में मास्टर्स करने के लिए। अच्छा, मैं आप तस्दीक करना चाहूँगी, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने एडमिशन लिया आके, वहाँ से करना चाह रही थी मास्टर्स उर्दू में। अच्छा, अब ये अंग्रेज़ी मीडियम की पढ़ी हुई और कैनेट कॉलेज से आई हुई, तो पहले तो इनको ये लगा वहाँ पे एडमिशन लेके कि ये नहीं पढ़ सकती। फिर इनकी वालदा ने इनको काफ़ी मोटिवेट किया और इनसे कहा कि नहीं, आप पढ़ सकती हैं, आप एक अक्लमंद लड़की हैं, तो आप ये मास्टर्स कर सकती हैं। तो जब इन्होंने एडमिशन लिया तो इनकी क्लास में अशफाक अहमद साहब इनके क्लास फेलो थे। तो वैसे तो वो बहुत मशहूर थे और बहुत हर दिल अजीज़ एक स्टूडेंट थे, लड़कियों में भी मशहूर, लड़कों में भी। एक चीज़ मैं ऐड कर दूं यहाँ पे, उस वक्त जब वो इनको मिले थे गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उनकी अफसानों की पहली किताब छप चुकी थी। अच्छा, वो मशहूर थे बतौर अफसाना निगार। अच्छा, लेकिन वो वैसे भी लोगों में बहुत पसंद किए जाते हैं, मकबूल थे। तो उन्होंने देखा कि एक बिल्कुल अलग सी लड़की ने एडमिशन लिया है यहाँ पे, जिसको ख्वाहिशमंद की स्पेलिंग जो है हे से पहले शीन लगा देती है, या हमदर्दी में रे को दाल के बाद लगा देती है, हमदर्दी कर देती है। तो वो ये सोच रहे थे कि ये कैसे पास करेगी लड़की। खैर, फिर हुआ ये कि उन्होंने क्या किया कि इन्होंने एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू की। और फिर अशफाक अहमद साहब बताते हैं कि इनके नंबर वैसे तो बड़े, वो अपने आप को कह रहे थे कि हम उर्दू दान थे और हमारी उर्दू बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन जब एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स आए तो बानो आपा के नंबर उन सबसे ज़्यादा थे। 1948 की बात बताते हैं अशफाक साहब के माल रोड पे उस वक्त बहुत कम गाड़ियाँ गुजरती थी। तो जब गाड़ियाँ गुजरती थी लोग बहुत खुश होते थे गाड़ियों को देख के ना, तो उनमें से एक बानो आपा भी थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो खातून है या ये जो लड़की है, इससे ही मेरी शादी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ मौजूद नहीं है जो कि बानो आपा की उनको नज़र आई। तो यूँ इन लोगों की शादी हो गई। फिर इनके 3 बच्चे हैं और एक बेटे का पिछले साल ही इंतकाल हुआ है, जिनकी कब्र उनके बराबर में ही है, उस पर कोई कदबा नहीं है। तो हमें जो यहाँ पे लोगों ने बताया कि वो यही कब्र है हमारे अंदाजे के मुताबिक, जो इनके दाएं जानिब है बानो आपा के। अच्छा, बानो आपा की एक सेइंग मुझे बहुत पसंद है, कभी भी शादी के खाने की बुराई ना करो, बेटी के बाप की पूरी उम्र लगी होती है सिर्फ उस एक वक्त के खाने के लिए। और ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे लोग आते हैं शादियों में और खाने की बुराई, गोश्त कम ना होने की बुराई और बहुत सारी बुराइयां करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। अच्छा, बानो आपा की एक चीज़ मुझे बड़ी पसंद है, खैर उनकी कही हुई हर बात ही बहुत अनमोल और लाखों की है। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है उनकी, जिसने निभाना होता है वो 1000 गलतियों पर भी माफ़ कर देता है, और जिसने नहीं निभानी होती वो एक गलती को ही बहाना बनाकर आपको छोड़ देता है। और ये बात बिल्कुल सही है। और ख़ास तौर पे मैं ये आजकल की जनरेशन को और लड़कियों को ख़ास तौर पे कहूँगी कि आप जब भी दोस्ती करें देख के करें। अगर आपने कोई रिलेशन आगे बनाना है फ्यूचर में तो भी देख के करें, क्योंकि शादी जो है कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस और एक दूसरे को माफ़ करने का ही एक रिश्ता होता है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो रिश्ते नहीं चलते फिर। अच्छा, बानो आपा का एक मुझे नावल बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उनके ड्रामे बहुत सारे ऑन एयर हुए और उन्होंने कई नावल लिखे, शाहकार नावल है। लेकिन मेरा फेवरेट जो है वो है राजा गिद्ध। राजा गिद्ध में जो उन्होंने सीनी की मोहब्बत का एक जो उन्होंने अंजाम दिखाया और किस लेवल की वो मोहब्बत करती थी और वो उस मोहब्बत को कैसे महसूस करती थी, फिर वो उसका दुख, वो मुझे बहुत मतलब दिल पे जाके लगता है। फिर उस जो उन्होंने एक काफूर के दरख्त का जिक्र किया है राजा गिद्ध में, तो मैं उसकी वजह से लॉरेंस गार्डन भी गई, वो दरख्त मैंने देखा
और मैंने उस दरख्त को फील किया और वो सीमी की जो उदासी है ना, मुझे लग रहा था उस दरख्त के चारों तरफ फैली हुई है वो। फिर मैंने जाके वहाँ पे राजा गीत पढ़ी भी। तो मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि वो दिल के अंदर जाके लगती हैं। राजा गीत मैंने कई बार पढ़ा है उनका नावल, और जितनी बार पढ़ा उतनी बार ही मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई हूँ। और बस बहुत इसके बारे में मैं मज़ीद क्या कहूँ, मतलब मुझे इस पर बात करते हुए भी बहुत मैं सैड फील कर रही हूँ इस वक्त राजा गीत के बारे में। तो दोस्तों अब हम फातिहा पढ़ रहे हैं इनके ऊपर, और आप भी फातिहा पढ़ें और दुआ करें अल्लाह ताला इनको भी जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले आपसे कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अशफाक अहमद बाबा जी और बानो कुद्सिया आपा को ज़रूर पढ़ें। इससे आपके जीने का ढंग बहुत बेहतर हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।